दारुल उलूम देवबंद भारत में एक इस्लामी मदरसा है जहां से देवबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के मद्देनजर भारतीय मुस्लिम धर्मशास्त्रियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य के उन्मूलन और दक्षिण एशियाई मुसलमानों की राजनीतिक आर्थिक दुर्दशा के कारण बना था। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार और उत्थान करना था और आधुनिकता, हिंदुओं एवं ईसाई मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव से मुस्लिम संस्कृति को संरक्षित करना था। यह देवबंद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का कस्बा है। इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान है, जिसने पूरे क्षेत्र को ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। दारुल उलूम देवबंद केवल इस्लामी विश्वविद्यालय ही नहीं, एक विचारधारा है जो काफिरों के विरुद्ध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप में प्रसारित करता है। इसलिए मुसलमानों में इस विचारधारा से प्रभावित मुसलमानों को देवबंदी कहा जाता है। देवबंद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में गिना जाता है, जो जनसंख्या के हिसाब से तो 1 लाख से कुछ अधिक जनसंख्या का एक छोटा सा नगर है। लेकिन दारुल उलूम ने इस नगर को बड़े बड़े नगरों से भारी व सम्मानजनक बना दिया है, जो न केवल अपने गर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। आज देवबंद इस्लामी शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। इस्लामी शिक्षा एवं संस्कृति में जो समन्वय आज हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, उसका सीधा साधा श्रेय देवबंद दारुल उलूम को जाता है। यह मदरसा मुख्य रूप से उच्च अरबी व इस्लामी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। दारुल उलूम ने न केवल इस्लामी साहित्य के संबंध में विशेष भूमिका निभाई है, बल्कि भारतीय समाज में इस्लामी सोच व संस्कृति को नवीन आयाम तथा अनुकूलन दिया है। दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानौतवी द्वारा रखी गई थी। वह समय भारत के इतिहास में राजनैतिक उथल-पुथल व तनाव का समय था। उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की असफलता के बादल छट भी न पाए थे और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दमनचक्र तेज कर दिया गया था। चारों ओर हाहाकार मची थी। अंग्रेजों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को कुचल कर रख दिया था। अधिकांश आंदोलनकारी शहीद कर दिए गए थे और शेष को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे सुलगते माहौल में देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानियों पर निराशाओं के प्रहार होने लगे थे। चारों ओर खलबली मची हुई थी। एक प्रश्न चिन्ह सामने था कि किस प्रकार भारत के बिखरे हुए समुदायों को एकजुट किया जाए, किस प्रकार भारतीय संस्कृति और शिक्षा जो टूटती और बिखरती जा रही थी, की सुरक्षा की जाए। उस समय के नेतृत्व में यह एहसास जागा कि भारतीय जीर्ण व खंडित समाज उस समय तक विशाल एवं जालिम ब्रिटिश साम्राज्य के मुकाबले नहीं टिक सकता, जब तक सभी वर्गों, धर्मों व समुदायों के लोगों को देश प्रेम और देशभक्त के जल में स्नान कराकर एक सूत्र में न पिरो दिया जाए। इस कार्य के लिए न केवल कुशल व देशभक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, बल्कि उन लोगों व संस्थाओं की आवश्यकता थी जो धर्म व जाति से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थानों ने इस्लाम का पाठ पढ़ाया। उनमें दारुल उलूम देवबंद के कार्यों व सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय मौलाना महमूद अल हसन, विख्यात अध्यापक व संरक्षक दारुल उलूम देवबंद, उन सेनानियों में से एक थे जिनके कलम, ज्ञान, आचार व व्यवहार से एक बड़ा समुदाय प्रभावित था। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें शैखुल हिंद, भारतीय विद्वान की उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्होंने न केवल भारत में वरन विदेशों अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब व मिस्र में जाकर भारत व ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना की और भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जी खोलकर अंग्रेजी शासक वर्ग के विरुद्ध बात की।
शेखुल हिंद ने अपने सुप्रीम शिष्यों व प्रभावित व्यक्तियों के माध्यम से अंग्रेज के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया और हजारों मुस्लिम आंदोलनकारियों को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर दिया। इनके प्रमुख शिष्य मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे, जो जीवन पर्यंत अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते रहे और अपने इस्लामी भावनाओं व नीतियों के कारण ही भारत के मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों व आंदोलनकारियों में एक भारी स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। सन 1914 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अफगानिस्तान जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया और काबुल में रहते हुए भारत की स्वतंत्र सरकार स्थापित की, जिसका राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप को बना गया। यहीं पर रहकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख कायम की, जो बाद में 1922 में मूल कांग्रेस संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दी गई। शेखुल हिंद 1915 में हिजाज, सऊदी अरब का पहला नाम था, चले गए। उन्होंने वहां रहते हुए अपने साथियों द्वारा तुर्की से संपर्क बनाकर सैनिक सहायता की मांग की। सन 1916 में इसी संबंध में शेखुल हिंद इस्तांबुल जाना चाहते थे। मदीने में उस समय तुर्की का गवर्नर गालिब पाशा तैनात था। उसने शेखुल हिंद को इस्तांबुल के बजाय तुर्की जाने के लिए कहा, परंतु उसी समय तुर्की के युद्धमंत्री अनवर पाशा हिजाज पहुंच गए। शेखुल हिंद ने उनसे मुलाकात की और अपने आंदोलन के बारे में बताया। अनवर पाशा ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की एक गुप्त योजना तैयार की। हिजाज से यह गुप्त योजना गुप्त रूप से शेखुल हिंद ने अपने शिष्य मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अफगानिस्तान भेजा। मौलाना सिंधी ने इसका उत्तर एक रेशमी रुमाल पर लिखकर भेजा। इसी प्रकार रुमालों पर पत्र व्यवहार चलता रहा। यह गुप्त सिलसिला तहरीक ए रेशमी रुमाल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके संबंध में सर रोलेट ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार इन गतिविधियों पर हक्का बक्का थी। सन 1916 में अंग्रेजों ने किसी प्रकार शेखुल हिंद को मदीने में गिरफ्तार कर लिया। हिजाज से उन्हें मिस्र लाया गया और फिर रोम सागर के एक टापू माल्टा में उनके साथियों मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उजैर गुल हकीम नुसरत, मौलाना वहीद अहमद सहित जेल में डाल दिया था। इन सबको 4 वर्ष की बामुशक्कत सजा दी गई। सन 1920 में इन महान सेनानियों की रिहाई हुई। शेखुल हिंद की अंग्रेजों के विरुद्ध रेशमी पत्र आंदोलन, तहरीके रेशमी रुमाल, मौलाना मदनी की सन 1936 से सन 1945 तक जेल यात्रा, मौलाना उजैर गुल हकीम नुसरत, मौलाना वहीद अहमद का माल्टा जेल की पीड़ा झेलना, मौलाना सिंधी की सेवाएं इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण हैं कि दारुल उलूम ने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई है। इस संस्था ने ऐसे अनमोल रत्न पैदा किए जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। A.W. मायर सियर पुलिस अधीक्षक CID राजनैतिक पंजाब ने अपनी रिपोर्ट न 122 में लिखा था, जो आज भी इंडिया ऑफिस लंदन में सुरक्षित है, कि मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद, जिन्हें रेशमी रुमाल पर पत्र लिखे गए, सन 1915 को हिजरत करके हिजाज चले गए थे। रेशमी खतूत की साजिश में जो मौलवी सम्मिलित हैं, वह लगभग सभी देवबंद स्कूल से संबंधित हैं। गुलाम रसूल मेहर ने अपनी पुस्तक सरगुस्त-ए-मुजाहिदीन उर्दू के पृष्ठ न 552 पर लिखा है कि मेरे अध्ययन और विचार का सारांश यह है कि हजरत शेखुल हिंद अपनी जिंदगी के प्रारंभ में एक रणनीति का खाका तैयार कर चुके थे और इसे कार्यान्वित करने की कोशिश उन्होंने उस समय आरंभ कर दी थी जब हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक गतिविधियां केवल नाम मात्र थी। उड़ीसा के गवर्नर श्री बिशंभर नाथ पांडे ने एक लेख में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केंद्र बिंदु जैसा ही था, जिसकी शाखाएं दिल्ली, दीनापुर, अमरोत, कराची, खेड़ा और चकवाल में स्थापित थी। भारत के बाहर उत्तर पश्चिमी सीमा पर छोटी सी स्वतंत्र रियासत यागिस्तान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था।
यह आंदोलन केवल मुसलमानों का न था बल्कि पंजाब के सिखों व बंगाल की इंकलाबी पार्टी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया था। इसी प्रकार असंख्यक तथ्य ऐसे हैं। परंतु दारुल उलूम की विचारधारा टस से मस न हुई। इसने डटकर इन सबका विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में ही अपना विश्वास व्यक्त कर पाकिस्तान का विरोध किया। आज भी दारुल उलूम अपने देश प्रेम की विचारधारा के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास व पुस्तकों की सुविधा दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी स्थापना से आज हिजरी 1283 से 1424 सन 2002 तक लगभग 95,000 महान विद्वान, लेखक आदि पैदा किए हैं। दारुल उलूम में इस्लामी दर्शन, अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताबत, हाथ से लिखने की कला, दर्जी का कार्य व किताबों पर जिल्दबंदी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी में कंप्यूटर तथा उर्दू पत्रकारिता का कोर्स भी कराया जाता है। दारुल उलूम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। प्रवेश के बाद शिक्षा मुफ्त दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने दार्शन व विचारधारा से मुसलमानों में एक नई चेतना पैदा की है, जिस कारण देवबंद स्कूल का प्रभाव भारतीय महाद्वीप पर गहरा है।